क्या है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग। ये आपका इकाई 3 है, ठीक ना। इसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें क्या होता है, कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। और यह किसी भी देश या राष्ट्र का संपन्नता को दर्शाता है, ठीक है। और जैसे कि हो गया, जैसे में कपास से अगर कपड़ा बनना, गन्ने से चीनी बनना, लोहा से लोहा बनना, ये सब क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न है सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है। तो सार्वजनिक उद्योग को अगर देखा जाए तो वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या फिर जिसका संचालन सरकार के हाथों में होता है या फिर सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर स्टील उद्योग है, भिलई हो गया, राउरकेला लो इस्पात केंद्र, ये सभी क्या है, सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। और ये अपना निजी का हो जाएगा। निजी उद्योग में वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व या फिर जिसका संचालन किसी संस्था के द्वारा किया जाता है या फिर कोई निजी कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा आयरन स्टील, ये अब क्या अपना निजी उद्योग है। चलिए, अब ये 2 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है उद्योग के अस्थायीकरण के 3 कारकों को लिखिए। मतलब कोई भी उद्योग लगाने के लिए 3 कारक, ऐसे तो बुक में 8 दिया हुआ है, लेकिन इसमें 3 पूछा जा रहा है, तो हम 3 बताएंगे। इसके लिए अनुकूल सुलभता होना चाहिए, जो उसको चाहिए कोई भी कारखाना निर्माण के लिए, जैसे श्रमिक हो गया, पूंजी हो गया, या फिर परिवहन हो गया, बिजली हो गया, ये सभी कारक महत्वपूर्ण है। तो उद्योग को अस्थायीकरण के लिए अनुकूल सुलभता होना जरूरी है। और क्या, अनुकूल जलवायु। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे हम चीनी उद्योग लगाए और वहाँ का जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा उद्योग नहीं चलेगा। चलिए, और मानवीय कारक, और तीसरा कारक ये मानवीय कारक भी है। चलिए, अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो कृषि आधारित उद्योग वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि के द्वारा प्राप्त किया जाता है या फिर खेत से मिलता है, तो उसको हम वैसे उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चाय उद्योग हो गया, कहवा उद्योग और जूट इत्यादि उद्योग, ये सभी है कृषि आधारित उद्योग है। अगला है खनिज आधारित उद्योग। तो इसमें वैसा उद्योग जिसके कच्चा माल खनिज के द्वारा या फिर खनिजों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वैसे उद्योग को खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग हो गया तथा कोई भी रसायन उद्योग, ये सभी क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। अगला है, तो चलते हैं, 5वां प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें बताया जा रहा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका मालिक के आधार पर। तो ये 2 प्रकार के होता है, यानी कि सार्वजनिक उद्योग और एक होता है अपना संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, ठीक ना। ये 2 प्रकार के होता है। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलई, राउरकेला और लोह इस्पात केंद्र, ये सभी क्या है, सरकारी उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग है, ठीक ना। सार्वजनिक उद्योग को ही सरकारी उद्योग कहते हैं। चलिए, अगला है जब उद्योग संयुक्त अथवा सहकारी, जब उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या फिर सहकारी समितियों का योगदान हो, तो उसको हम लोग सहकारी या फिर संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे ऑल इंडिया हो गया, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग हो गया, या फिर गुजरात का अमूल हो गया, ये सभी सहकारी का उदाहरण है। अगला हम लोग चलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन जो लघु का था वो हम लोग देखे हैं। अब इसके आगे दीर्घ उत्तरीय है। इसमें देखिए आप लोग, बोला जा रहा है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और इसमें क्वेश्चन है वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना, इसकी व्याख्या करना है। तो उदारीकरण, उद्योग तथा व्यापार में अगर सरकार जो है लाल फीताशाही के आवश्यक प्रतिबंधों से अगर मुक्त कर दिया जाता है, जैसे कोई
सरकार का कुछ नियम वगैरह अगर उसको सरकार हटा दिया तो उसके लिए सरकार क्या हो गया, उदार हो गया, तो उसी को उदारीकरण कहलाता है, ठीक ना। और निजीकरण देश के स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को बनाए रखने हेतु देश को अधिकतर उद्योगों का नियंत्रण जो है सरकारी एकाधिकार से कम करके उसको निजीकरण कर दिया जाता है, ताकि सरकार तो उसको प्राइवेट निजी हाथों में सौंप देना, ये क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण का अर्थ है कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, बिना किसी प्रतिबंध से व्यापार करना भी ये वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए अब इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखेंगे। तो भारत सरकार नवीन आर्थिक नीतियों वैश्वीकरण को परिभाषित करती है और हमारा उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बनाना है, ठीक ना। मतलब देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही सरकार की नई नीतियाँ हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी में मुक्त प्रवाह अनुमति, सेवा क्षेत्र में विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी की छूट रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील बनाता है, ठीक ना। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उत्साहवर्धक उपलब्धियां प्राप्त हुई, विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया और किंतु निर्यात और कृषि दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। चलिए और इसी में थोड़ा सा बचता है, तो विश्वव्यापी मंदी के बावजूद भी चीन के छोड़कर अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत जो है सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में काफ़ी, ये सकल घरेलू उत्पाद यानी कि यहाँ पे जीडीपी का बात हो रहा है, ठीक ना, अधिक की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। भारत के अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो है उसका अधिक उत्पाद दर है, लेकिन उसका जो सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति है उतना संतोषजनक नहीं है। रोजगार सृजन के अवसर हुए और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। अनाज का विपुल भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हैं। इसका मुख्य कारण है उनमें कार्यशक्ति की कमी। अब वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों में विशेष करके कुटीर और लघु उद्योगों में भी प्रतिस्पर्धा या फिर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे अब भारत के पास अनाज होते हुए भी, विपुल भंडार होते हुए भी यहाँ पे क्या है, भारतवासी कुपोषण का शिकार है। इसका कारण क्या है, उसमें कार्य शक्ति की कमी है। और कार्य शक्ति कब बढ़ेगा, जब यहाँ के बाजार विश्व के बाजार से जुटेगा और यहाँ का निर्यात दूसरा जगह होगा, या फिर जो भी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है उसका जो भी उत्पाद होगा विदेश में जाएगा, उससे थोड़ा सा कार्य शक्ति बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। एक सेकेंड। चलिए, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं और इस उद्योग में जो है हर हमेशा रिसर्च चलते रहता है, निरंतर शोध चलते रहता है, अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया है। सूचना जो है ये अभी का जो ज़माना है ये सूचना का ज़माना है और इसमें निरंतर शोध होते रहता है। जैसे पहले आप लोग देखते होंगे छोटा फ़ोन होता था, अभी बड़ा फ़ोन है, तो इसका यही कारण है कि उसमें निरंतर शोध चलते रहा। ये नहीं कि फ़ोन का खोज हो गया, अब फ़ोन पे कुछ रिसर्च नहीं करे, वैसा नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे टेलीफोन हो गया, रडार, पेपर, सेलुलर, लेजर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर यंत्र सामग्री, प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर इत्यादि इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। चलिए इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ है। इसका जो है उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, ये इन सभी जगहों पे सूचना प्रौद्योगिकी का उत्पादन होता है। या फिर यहाँ पे बोल दीजिए इसका पार्क है 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, जो कि सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़ों संचार सुविधा प्रदान करते हैं।
इसका प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्धियां कराना है और पिछले 2 या 3 वर्षों में उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी रहा है। और ज़्यादातर इसमें महिला का रोजगार का भागीदारी होता है। इसमें लगभग 30% महिला का रोजगार पाते हैं। चलिए अगला है सूती वस्त्र उद्योग। चलिए सूती वस्त्र, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वितरण का विवरण दीजिए। कहाँ कहाँ सूती वस्त्र उद्योग है उसका विवरण देना। भारत में सूती वस्त्र का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, परंतु पहली आधुनिक सूती मिल जो है 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापना की गई, जो कि कुछ कारणवश नहीं चल पाया, वो सफल नहीं हुआ और बंद हो गया। उसके बाद पहली सफल मिल जो है मुंबई में 1854 में काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाया। इसके बाद आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। वर्तमान में सबसे विशाल उद्योग है, जो कि कृषि के बाद दूसरा रोजगार प्रदान करता है। चलिए, और इसमें क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो 1818 कोलकाता में खोला गया था तो वो सफल नहीं हुआ। अगर कोलकाता के जगह मुंबई ऑप्शन में है तो मुंबई टिक लगाएंगे, जो कि 1854 है। और तमिलनाडु यह भारत का सूती वस्त्र सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग तैयार करने वाला राज्य है। यहाँ 219 मिल हैं। यहाँ भारत का 219 मिल तमिलनाडु में है, ठीक ना। गुजरात में मिलों की संख्या 117 है। इसके प्रमुख केंद्र अहमदाबाद हो गया, अपना अहमदाबाद, सूरत, पोरबंदर, भावनगर और नदियार हैं। ये सभी जगहों पे सूती वस्त्र उद्योग है। चलिए अगला है महाराष्ट्र में 107 मिलें हैं। यहाँ मुख्य केंद्र मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, ये सभी मुंबई में सूती वस्त्र के मिलें हैं। पश्चिम बंगाल का मुख्य ये हावड़ा होगा, ठीक ना। हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर है, ठीक ना। और उत्तर प्रदेश का मुख्य केंद्र है मानपुर, मुरादाबाद, आगरा, मोदीनगर, और मध्य प्रदेश का ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास प्रमुख केंद्र है। ये सभी सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जाने जाने वाला शहर का नाम है। चलिए, तो यहीं तक समाप्त करते हैं हम लोग, और देखते रहिए अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।